हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा है। देखो, हमारा पहला पॉइंट दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में। अब इसमें से पहला पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई। पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर को हुआ था। और कहाँ पे की गई थी? मुंबई में की गई थी। और अगर पूछे मुंबई में कहाँ पे की गई तो बताएंगे हम लोग गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कहाँ पे? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। उसके बाद इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और उसका एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे इसके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। व्योमेश चंद्र, W का मतलब व्योमेश और C का मतलब होता है चंद्र। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए महापुरुष, मतलब किसने दिया था और एक कथन, जैसे कि हु लिव इफ इंडिया डाइज, यदि भारत मर जाएगा तो कौन जिएगा, कौन बचेगा, है ना। तो हु लिव इफ इंडिया डाइज ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसके बाद इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जो दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। उसके बाद एक यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट में नोट दिया गया है, इंकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। किसने किया था? अगर पूछ लिया जाए इंकलाब शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो बताएंगे हम लोग मोहम्मद इकबाल ने। अगर पूछ लिया जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तब बताएंगे हम लोग भगत सिंह ने। उसके बाद अगला पॉइंट है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग। अगला कथन हमारा है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद दिल्ली चलो या फिर जय हिंद, इसको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगर पूछ लिया जाए दिल्ली चलो का नारा या दिल्ली चलो कथन किसने कहा, तो बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। या फिर पूछ लिया जाए जय हिंद, तब भी बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कहा था श्यामलाल गुप्त ने। किसने? श्यामलाल गुप्त ने। उसके बाद अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन का विजन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। हे राम, महात्मा गांधी और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद अगला है जनगण मन, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा था इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और महासचिव अगर पूछा जाए कि प्रथम महासचिव कौन थे, तब बताएंगे हम लोग A.O. ह्यूम थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन कार्यकाल 1884 से 18 ईस्वी था। अब देखो यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि कौन से वायसराय के शासनकाल में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो बताएंगे हम लोग लॉर्ड डफरिन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और कब हुई थी? 1885 में हुई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ये किसने कहा था कांग्रेस को? लॉर्ड डफरिन ने। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ।
इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दूसरा अधिवेशन 1866 ईस्वी में कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के चुने गए थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे हम लोग बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बताएंगे हम लोग तीसरे अधिवेशन की। कौन से अधिवेशन की? तीसरे अधिवेशन की। उसके बाद अगला है कि जो तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बताएंगे हम लोग मद्रास में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में हुआ था। इसके सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला पॉइंट हम लोग। अब अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कौन था? जॉर्ज यूले था। या फिर कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, यूरोपीय की जगह पर न देकर पूछ लेगा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो बताएंगे हम लोग जॉर्ज यूले या फिर जॉर्ज यूल था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ पे की गई? लंदन में की गई। और किसने की? किसकी अध्यक्षता में? विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में और 1889 में। उसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। किसने किया? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कहाँ पे हुआ था? तो बताएंगे हम लोग लखनऊ अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। उसके बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से या फिर कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखो है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और पूछ लिया जाए कब कहा था? 1916 में, और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1980 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये किसने कहा था? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉर्ड विलिंगटन जो था वो कांग्रेस के जब अधिवेशन में भाग लिया था तो वो कहाँ का गवर्नर था उतने टाइम? तो बताएंगे बम्बई का गवर्नर था। और कौन से अधिवेशन में लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था? तो बताएंगे हम लोग कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया? 30वां अधिवेशन बम्बई में आयोजित किया गया और 1915 में। उसके बाद महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन से अधिवेशन के? 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अब देखो यहाँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब बताएंगे हम लोग एनी बेसेंट को। किसे बताएंगे? एनी बेसेंट को बताएंगे।
अगर पूछा जाए प्रथम महिला, अगर पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बताएंगे सरोजिनी नायडू को। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो बताएंगे हम लोग 40वें अधिवेशन की। कौन से अधिवेशन की, 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये 40वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। और 1925 में, कब हुआ, 1925 में कानपुर में हुआ था। उसके बाद इनके बारे में देखो एक पॉइंट और है, ये देखो सन नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाएगा सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। उसके बाद वर्ष 1940 से 46 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कौन थे, JB कृपलानी थे। अब देखो यहाँ पे जो अबुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद, इनके बारे में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। इनके बारे में ये पॉइंट नोट करना है कि सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे, सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे जो है अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रगान हमारा है तो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो बताएंगे हम लोग 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया, 1911 में गाया गया। और कब, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन है, उसका सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ पे हुआ था, तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था और भारत विधाता शीर्षक के नाम से। और अगला पॉइंट हमारा है, राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया था। किस नाम से, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी अनुवाद था। और कब प्रकाशित किया गया, 1919 में। अगर पूछ लिया जाए पेपर में क्वेश्चन आप लोगों से कि राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी अनुवाद था वह कब प्रकाशित किया गया, तो वर्ष 1919 में। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से। उसके बाद वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो बताएंगे हम लोग कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। और पूछ लिया जाए कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो बताएंगे 1907 में। उसके बाद कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। ये नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। उसके बाद उग्रवादी विचारधारा या फिर पूछ लिया जाए गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे, तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। उसके बाद तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। अब देखो ये कथन पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं, ये किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लाला लाजपत राय का नाम दे दिया जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का नाम दे दिया जाएगा और बिपिन चंद्रपाल का नाम दिया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा कोई नाम इनसे मिलता जुलता दिया जाएगा। फिर पूछेगा लाल बाल पाल में इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल, इनको ही लाल बाल पाल के नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन रत्न को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने किनको गुरु माना अपना, जो इटली के राष्ट्रपिता थे मैजनी, कौन थे, मैजनी को अपना गुरु माना लाला लाजपत राय ने। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है।
किसके रूप में? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को। सर वैलेंटाइन फिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। अब देखो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति के जनक किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग सर वैलेंटाइन फिरोल ने। किसने? सर वैलेंटाइन फिरोल ने। उसके बाद तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपत पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। अब देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिवाजी महोत्सव तथा गणपत पर्व या फिर गणपत महोत्सव किसने चालू किया था, तो बताएंगे हम लोग तिलक ने चालू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ पे चालू किया था? महाराष्ट्र में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। अब देखो यहाँ पे जो 1 अगस्त 1920 को किनकी मृत्यु हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मौत हुई थी। और इसी टाइम जो है एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, 1920 में, अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चालू किया गया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन चालू किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है, अगला पॉइंट दिया गया है यहाँ पे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। कब की थी? बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। कब हो गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन, मतलब बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए और घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे। उसके बाद इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया? 16 अक्टूबर को। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और देखो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है राखी दिवस किस वजह से मनाया गया था, तो बताएंगे हम लोग बंगाल विभाजन के दौरान। किसके दौरान? जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध में राखी दिवस मनाया गया था संपूर्ण बंगाल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में किया गया था। कब किया गया? 1905 में। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। क्या था? स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जो स्वदेश बांधव समिति थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग अश्विनी कुमार दत्त ने। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। कौन सा गीत शीर्षक बना था, तो बताएंगे हम लोग वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा गीत जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना, तो क्या बताएंगे हम लोग? वंदे मातरम। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन से ब्रिटिश पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, तो बताएंगे हम लोग पत्रकार H.W. नेविल्सन। कौन थे? H.W. नेविल्सन। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, देखो सन तो नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसकी स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे अविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भाई के साथ मिलकर, गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से स्मरण करते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। या फिर पूछ लिया जाए कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष या फिर वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, तब भी बताएंगे दादा भाई नौरोजी को। उसके बाद 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिम्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो ब्रिटिश संसद में
चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बताएंगे हम लोग दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कब चुने गए थे? 1892 में। उसके बाद दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जो बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रफ्त गोफ्तार, रफ्त मिलना कहीं पे मिलेगा लिखा, कहीं पे मिलेगा रफ्त गोतार, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे रफ्त मिल जाए या फिर रफ्त मिल जाए। तो रफ्त गोतार की शुरुआत 1851 की थी। अब देखो सन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कई बार पूछा गया है, जो रफ्त गोतार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो बताएंगे दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कराची में हुआ। और 1908 में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना लंदन में किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग सैयद अमीर अली ने। किसने? सैयद अमीर अली ने 1908 में। उसके बाद वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव। 1905 में किसको? लॉर्ड कर्जन के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया? लॉर्ड मिंटो को। उसके बाद भारत का सचिव किसे नियुक्त किया गया? जॉन मार्ले को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। अब सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि जो मार्ले मिंटो सुधार था वो मतलब कब आया था वो अधिनियम? तो बताएंगे 1909 में। कब आया था? 1909 में। या फिर पूछ लिया जाए मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। अब देखो यहाँ पे क्या पॉइंट दिया गया कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। क्या था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अब देखो ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो बताएंगे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। या फिर मार्ले मिंटो अगर ना मिले आप लोगों को, केवल ये मिल जाए भारतीय परिषद अधिनियम 1909, तो भी हम लोग यही सही करेंगे। या फिर अगर केवल मिल जाए मार्ले मिंटो सुधार, तो भी यही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। उसके बाद गांधी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। क्या कहा था गांधी ने? गांधी ने कहा था कि जो मार्ले मिंटो सुधार है ने हमारा सर्वनाश कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैय का काल था। कब से कब तक का? 1916 से 1922 तक का जो काल था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का मतैय के काल कहा गया। उसके बाद अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? देखो यहाँ पे केवल या फिर तिलक मिलेगा या फिर मिलेगा एनी बेसेंट ने की थी। इन दोनों लोगों ने अलग अलग जगह पे होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कब की थी? 1916 में। कब की थी? 1916 में। उसके बाद एनी बेसेंट ने, यहाँ पे देखो केवल बेसेंट दिया गया है, बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया की स्थापना किसने की, या फिर कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया का संपादन किसने किया? तो बताएंगे हम लोग एनी बेसेंट ने। उसके बाद मराठा और केसरी जो पत्र थे इनको किसने, इनकी शुरुआत किसने की? तो बताएंगे हम लोग बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद अगला है तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा अध्यक्ष थे और सचिव जो थे वो थे एनसी केलकर। उसके बाद एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुणडेल थे। कौन थे सचिव? जॉर्ज अरुणडेल थे। उसके बाद मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो है
करमचंद गांधी या फिर गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे हम लोग 2 अक्टूबर, तो सबको मालूम होता है, लेकिन सन पूछता है इसमें से कि 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 1869 को, गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद महात्मा गांधी का अल्पायु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। कितने वर्ष में? 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह कर दिया गया इनका। उसके बाद करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कबा गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी इनका नाम था इनके पिता का, और उनका उपनाम एक और भी क्या था? कबा गांधी था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? गांधी जी ने। कहाँ पे की? दक्षिण अफ्रीका में की थी। और कब की? 1894 में। उसके बाद अगला पॉइंट है, अपने सहयोगियों की सहायता से गांधी जी ने टॉल स्टाय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में स्थापना की थी टॉल स्टाय फार्म की, और वहीं रहने लगे थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया गया। अब देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की थी गांधी जी ने? बताएंगे 1904 में। और कहाँ की थी? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। किससे कहा था? लुई फिशर से कहा था, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है गांधी जी कब गए थे दक्षिण अफ्रीका? तो बताएंगे 1893 में। कब गए थे? 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका। और किस लिए गए थे? गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, उसी का मुकदमा लड़ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। सर्वप्रथम भाग कब लिया था? 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1915 में। और कहाँ पे? अहमदाबाद में। अगर क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह फार्म की स्थापना या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की थी? तो बताएंगे हम लोग सत्याग्रह की जो है स्थापना की 1915 में। और कहाँ पे? अहमदाबाद में। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। क्या है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। जो एक कथन दिया गया है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, पूछेगा यह कथन किसने कहा था? तो बताएंगे महात्मा गांधी ने। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थॉरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। किसने किसने? थॉरो और रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया गांधीवादी विचारधारा को। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पेपर पूछा गया है, गांधी जी ने थॉरो से सवर्ण और करबंदी की प्रेरणा पाई। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि गांधी जी ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली थी? तो बताएंगे हम लोग थॉरो से ली थी। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। किसने कहा था? हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। यह कथन कहा था गांधी जी ने। वर्ष 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों, चंपारण आंदोलन बिहार, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हिस्सा लिया। अब देखो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ। उसके बाद गांधी जी ने
अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की थी, तो बताएंगे 1917 में। उसके बाद जो अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह, इसकी शुरुआत कब की थी, 1918 में की थी गांधी जी ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अहमदाबाद का आंदोलन किसने किया था, तो बताएंगे हम लोग मजदूरों ने किया था। उसके बाद एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा की उपाधि किसने दी महात्मा गांधी को, तो बताएंगे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था, राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे, उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक कौन थी, सुशीला नैयर। उसके बाद नोआखली काल में प्यारेलाल जो थे, प्यारेलाल कौन थे, गांधी जी के सचिव थे। उसके बाद चार्ल्स एंड्रूज या फिर दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। अगला पॉइंट है, एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फार्म स्थापित की थी, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉ फार्म की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। कहाँ पर की थी, जोहान्सबर्ग में की थी। कब की थी, 1903 में की थी। और कब तक वहाँ रहे थे, 1910 तक। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इनको चंपारण का आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो ये नोट कर लीजिए, राजकुमार शुक्ल ने। किसने, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पे इन्होंने समाप्त किया था तिनकठिया प्रणाली को। किसको, तिनकठिया प्रणाली जो थी उसको समाप्त किया था यहीं पे चंपारण सत्याग्रह में। अब तिनकठिया प्रणाली क्या थी, इसमें से ये होता था जैसे कि किसी के पास 20 पार्ट हैं भूमि के, जमीन के, जैसे कि 20 भाग हैं, उसमें से 3 भाग में सभी को मतलब अनिवार्य था कि 3 भाग में नील की खेती करना होता था। तो नील खेती जिस पार्ट में की जाती थी उसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज थे उनको तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था, वो उसका व्यापार करते थे, लेकिन जो है किसानों की ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो तिनकठिया प्रणाली जो है इसे चंपारण सत्याग्रह के दौरान ख़त्म की गई थी। उसके बाद फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि यूपी किसान सभा की स्थापना किसने की थी, तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से। और कब हुई थी, 1918 में हुई थी। वर्ष 1920 में बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अवध किसान सभा का गठन किसके प्रयासों से हुआ, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से। कहाँ पे हुआ था, प्रतापगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था, 1920 में हुआ था। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, सहजानंद सरस्वती। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे हम लोग 1936 में। कब हुई थी, 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और सचिव कौन थे, महासचिव इसके थे एनजी रंगा। और बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम कर दिया गया बाद में अखिल भारतीय किसान सभा। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब देखो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि तिभागा आंदोलन प्रारंभ कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे हम लोग बंगाल में। कहाँ पे, बंगाल में। और किसने प्रारंभ किया,
तो प्रांतीय किसान सभा द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय किसान सभा द्वारा। और कब हुआ था तेभागा आंदोलन? 1946 में हुआ था। उसके बाद वीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ कौन था, तो बताएंगे हम लोग मद्रास मजदूर संघ। उसके बाद अगला पॉइंट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? ये काफ़ी महात्मा गांधी वाले तो सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बताएंगे महात्मा गांधी ने की। कब की? 1918 में। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? एम.एन. जोशी ने की। कब की? तो 31 अक्टूबर 1920 को की। और कहाँ की थी? बम्बई में की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना? व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी जो थी बोल्शेविक, उसके द्वारा की गई थी वर्ष 1919 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम.एन. राय ने। कब की थी? 1940 में की थी। न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो बताएंगे हम लोग मार्च 1919 में। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया, तो बताएंगे हम लोग रॉलेट एक्ट को। और कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 1919 में। अगला पॉइंट देखो यहाँ पे है लॉर्ड चेमफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो बताएंगे हम लोग लॉर्ड चेमफोर्ड के शासनकाल में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो जलियांवाला कांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। और इसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि मिली थी, तो उन्होंने क्या किया था, इसको वापस कर दिया था। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और जो शंकरन नारायण थे उनको जो वायसराय की उपाधि थी उसको उन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था। और उसके बाद जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटानी इक़्तिदारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। किसने कहा था? ब्रिटेन के जो अखबार थे और ब्रिटानी जो लॉर्ड सभा थी उसने क्या कहा था, इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा था। किसको? जनरल डायर को। उसके बाद सरकार ने जनरल डायर की सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। किसकी उपाधि? मान की तलवार की उपाधि दी जनरल डायर को। उसके बाद अगला पॉइंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया था। अब देखो यहाँ पे जो माइकल ओडायर जो थे 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में घटना हुई थी
जलियांवाला बाग कांड की, तो इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इनको मारने के लिए उधम सिंह कहाँ पे गए थे? लंदन गए थे। लंदन में इनकी हत्या की थी कैंगस्टन हॉल में। कहाँ पे? कैंगस्टन हॉल में 1940 में इनको गोली मार दी थी और उसके बाद ही इनको गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी? निवारक हत्या की संज्ञा दी थी मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड ने। उसके बाद दीनबंधु सी.एफ. एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। किसने कहा था? सी.एफ. एंड्रूज जो थे। और देखो एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो दीनबंधु किसे कहा जाता है, तो बताएंगे हम लोग सी.एफ. एंड्रूज को। तो सी.एफ. एंड्रूज ने क्या कहा था? ये जो हत्याकांड हुआ है जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। यह कथन किसका है? सी.एफ. एंड्रूज का। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय मुख्तः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। अब देखो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो शौकत अली मोहम्मद अली ने, या फिर कभी कभी केवल ये ऑप्शन मिलेगा कि अली बंधुओं ने प्रारंभ किया। और जो खिलाफत कमेटी थी, जो खिलाफत आंदोलन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने 23 नवंबर 1919 को। और कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खां ने हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब ये राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। कब किया गया अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन? सितंबर 1919 में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सी.आर. दास ने विरोध किया था। अब देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, तो बताएंगे हम लोग कलकत्ता अधिवेशन में। और एक कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग प्रस्ताव सी.आर. दास ने ही प्रस्तावित किया था। अब क्या था? कलकत्ता अधिवेशन में सी.आर. दास ने क्या किया? अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सी.आर. दास ने विरोध किया था इसी प्रस्ताव का। और इन्होंने जब नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या किया, इन्हीं ने सी.आर. दास ने इसको प्रस्तावित कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े थे। इन सभी लोगों ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। कितने वर्ष के भीतर? 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। उसके बाद अगला पॉइंट है जिस समय गांधी जी भारत आए 1915, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार उन्हें कैसरे हिंद सम्मान से सम्मानित किया, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। अब देखो क्या किया था इन्होंने 1915 में, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने क्या किया था? जो यहाँ से जो अंग्रेज जो यहाँ से लड़ रहे थे ना उतने समय, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे भारत में, तो गांधी जो थे तो काफ़ी सिपाहियों को भर्ती करवाया था युद्ध लड़ने के लिए। तो अंग्रेज जो थे इनको किसकी उपाधि दी थी? कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, प्रसन्न होकर इनसे। और इन्होंने फिर जब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग जब कांड हुआ, तब इन्होंने क्या किया, ये जो कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि थी इसको क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है।
अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछा गया कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो बताएंगे हम लोग 4 फरवरी 1922। पहले 5 फरवरी लिखा मिलता था, कहीं कहीं पे क्या जाता था 5 फरवरी था, लेकिन अब इसकी डेट मान ली गई है 4 फरवरी। तो 5 फरवरी नहीं करेक्ट करना है, 4 फरवरी इसको सही बताना है। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी है। चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों रद्द कर दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया, तो बताएंगे हम लोग चौरी चौरा कांड की वजह से। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। कब निर्णय लिया गया? जो बैठक हुई थी बारदोली में 1922 में 12 फरवरी को, उसमें असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकीय निष्ठुर बर्बादी कहा था। किसने कहा था? टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? जो वस्त्र जलाए जा रहे थे तो कहा था अविवेकीय निष्ठुर बर्बादी है यह। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 के 22 के दौरान जो चला है, असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में वर्ष 1921 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में वर्ष 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाएगा, स्थापित हुए। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? बनारस में हुई थी 1921 में। उसके बाद गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई अहमदाबाद में वर्ष 1920 में तथा जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना कहाँ पे हुई? अलीगढ़ में हुई थी 1920 में। और उसके बाद जो जामिया मिलिया इस्लामिया है ये कहाँ पे चला गया? दिल्ली में चला गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है CR दास, इस दौरान वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया और जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब को पेपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। और कब की थी? तो 1923 में की थी। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। सीधे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे हम लोग अध्यक्ष जो थे वो थे CR दास और महासचिव कौन थे? वो थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद अगला पॉइंट है वर्ष 1925 में विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल असेंबली का अध्यक्ष चुना जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। क्या थी? स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी विट्ठल भाई पटेल। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव या फिर केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताएंगे हम लोग विट्ठल भाई पटेल को। उसके बाद चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। एक बार फिर से देखते हैं पॉइंट, चित्तरंजन दास जो थे इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड के केस में अरविंद घोष का बचाव करना था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे कि पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि अलीपुर बम कांड से कौन संबंधित है, तो बताएंगे हम लोग अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष का संबंध है अलीपुर बम कांड से। उसके बाद अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को बचाने के लिए किसने मुकदमा लड़ा था, तो बताएंगे हम लोग चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। अब देखो ये कथन दे दिया जाएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग चित्तरंजन दास ने। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनने का निर्णय मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने लिया था। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। कब की? 16 दिसंबर 1922 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार कर दिया गया था। अब अगर पूछ ले जाए आप लोगों से
कि जो है श्वेत कमीशन किसे कहा गया है, तो बताएंगे हम लोग साइमन कमीशन को, इसको, या फिर साइमन आयोग को। और इसमें कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो है विरोध करने की वजह क्या थी, तो बताएंगे हम लोग इसमें 7 सदस्य थे और सभी अंग्रेज सदस्य थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। उसके बाद साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहने वाले क्लीमेंट एटली इस कमीशन के श्रमिक दल के सदस्य के रूप में शामिल थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि जब भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो बताएंगे हम लोग क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। उसके बाद लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और यहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई थी इसी दौरान। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी, तो बताएंगे हम लोग साइमन कमीशन के विरोध में। उसके बाद साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, बताएंगे हम लोग 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट अधिराज के दर्जा की बात कही थी। किसकी बात कही थी? डोमिनियन स्टेट की बात कही थी नेहरू रिपोर्ट ने। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। किसका? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। और कब किया था? 1928 में किया था। अगला पॉइंट है, वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे। 1921 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने, लेकिन चुने गए थे CR दास। उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस तथा प्रत्येक वर्ष की 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति ने कब यह निर्णय लिया था? 2 जनवरी 1930 को, कि जो 26 जनवरी 1930 का दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। कब शुरू किया था दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। कितने साथियों के साथ? 80 चुने साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया था। कहीं कहीं पे 79 मिल जाता है, तो जो ऑप्शन में मिले, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो 79 मिले या 80 मिले, तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग उसको देख लेना। उसके बाद 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया। अब देखो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया, तो बताएंगे 6 अप्रैल 1930 को। और किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो नमक कानून भंग करके। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो है गांधी जी ने कितने दिनों तक यात्रा की थी, तो बताएंगे हम लोग 24 दिनों तक। कितने दिनों तक? 24 दिनों तक। अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च से की थी। क्या किया था? नेपोलियन जो था उसने भी क्या किया था? जैसे कि दांडी मार्च इन्होंने निकाला था, वैसे नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस तक मार्च निकाला था, तो उसी की तुलना की थी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की। किससे तुलना की थी? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस मार्च की। उसके बाद तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम तक की नमक यात्रा की। किसने की थी? श्री राजगोपालाचारी ने। कहाँ से कहाँ तक? त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम तक। और ये कहाँ पे स्थान है? तमिलनाडु में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे से पूर्व महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर
यरवदा जेल भेजकर यरवदा जेल भेज दिया गया था। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया। तो बताएंगे हम लोग 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जेल भेजा गया था। तो बताएंगे हम लोग यरवदा जेल। कौन जेल? यरवदा जेल भेजा गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता हुए। अब क्या होता है, जब 5 मई को गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है तो उसका नेतृत्व किसने किया था। तो बताएंगे हम लोग अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जब की भी गिरफ्तारी के बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 21 मई 1930 को धरसना नमक गोदाम पर धावे का नेतृत्व किया था। अब क्या होता है कि अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद इसका नेतृत्व किया था श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है, इस लोमहर्षक घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? अमेरिकी पत्रकार थे। इस घटना का जो है व्याख्यान किसने किया था? वेब मिलर ने। उसके बाद उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं संगठन स्थापित किया गया। अब अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खां ने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। किसने गोली चलाने से इनकार किया था? गढ़वाल रेजिमेंट। और जिसका नेतृत्व किसने किया था? चंद्र सिंह गढ़वाली ने। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी दिखाई। यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व हैपो जदो नांग तथा उनके पश्चात नागा जनजाति की महिला गर्डनिलिव ने किया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मणिपुर में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बताएंगे हम लोग हैपो जदोनांग ने। किसने? हैपो जदोनांग ने। फिर उनके बाद किया था गर्डनिलिव ने। किसने? गर्डनिलिव ने। और कौन सी जनजाति संबंधित है? नागा जनजाति से यह महिला जो संबंधित थी। उसके बाद इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता है। किसको? इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो मणिपुर में उसका नेतृत्व किया, इसी आंदोलन को वहाँ पे जिया तरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं हटाने को निश्चय किया। क्या किया था? जो हरिजन लोग थे उनके उत्थान करने के लिए इन्होंने अपने को राजनीति से हटाने का निर्णय लिया था। उसके बाद सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। बताएंगे हम लोग गांधी जी ने। या फिर पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की, तो भी बताएंगे गांधी जी ने। और कब की थी? तो सितंबर 1932 में की थी। अगला पॉइंट है, गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा संज्ञा दी थी। किसको? इरविन और गांधी को सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो बताएंगे हम लोग 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अगला पॉइंट हमारा है, इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को सांत्वना कहा था। क्या कहा था? गांधी जी के लाभों को सांत्वना पुरस्कार कहा था। किसने? एलन कैंपबेल ने। उसके बाद 10 जून तथा 24 जून 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अब देखो, पहली बार 10 जून को प्रकाशित हुई, उसके बाद 24 जून को प्रकाशित हुई। और कब प्रकाशित हुई थी? 1930 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों का आविष्कार कर दिया। नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब बुलाया गया प्रथम गोलमेज सम्मेलन? 1930 में। कहाँ पे? लंदन में। कितने भारतीयों ने भाग लिया? 89 भारतीयों ने, लेकिन इसमें से
कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद प्रथम गोल मैच सम्मेलन में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। किसने किया था? एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। गोल मैच सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोल मैच सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो है महात्मा गांधी ने कौन से गोल मैच सम्मेलन में लिया था भाग, तो बताएंगे हम लोग दूसरे गोल मैच सम्मेलन में। किसने? कौन से सम्मेलन में? द्वितीय गोल मैच सम्मेलन में। और यहाँ पे पूछ रहा था कि महात्मा गांधी के अलावा किसने किसने द्वितीय गोल मैच सम्मेलन में भाग लिया था, तो बताएंगे सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने। उसके बाद अगला पॉइंट है, गांधी जी एस.एस. राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। कौन से जलपोत से गए थे? तो एस.एस. राजपुताना से। और कहाँ पर ठहरे थे? किंग्सले हॉल में ठहरे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोल मैच सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोल मैच सम्मेलनों में भाग लिया था। देखो अगला पॉइंट दिया गया है हमारा, लंदन में तीसरा गोल मैच सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। अगला पॉइंट है, गांधी इरविन समझौते या जिसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना गया को मंजूरी देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 26 से 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, कराची अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कराची अधिवेशन में कुछ लोगों के विरोध करने पर गांधी जी ने कहा था, गांधी मरफकता है, गांधीवाद नहीं। अगला पॉइंट है, यह पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया है। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूपित किया था तथा एम.एन. राय ने इसमें सहयोगी की भूमिका निभाई थी। अगला पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। आगे वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। कब हुआ था? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। अब इसमें से क्या हुआ था? सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, जिनमें से मद्रास में 30 थी, सिंध सहित मुंबई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा के 18, मध्य प्रांत की 20, असम की 7, बंगाल की 30 एवं संयुक्त प्रांत की 20 कर दिया गया था। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि जो है दलित वर्गों का संघ की स्थापना किसने की थी, बताएंगे बाबू जगजीवन राम ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1942 में की थी तथा ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना 1926 में एम.सी. राजा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला पॉइंट है, 14 अगस्त 1931 को मुंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। क्या कहा था अम्बेडकर ने कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। यह कथन कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। और अगला पॉइंट दिया गया हमारे यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण को
लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत तथा ओडिशा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल 28 माह था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर दिन शुक्रवार 1939 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया गया था। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, तो बताएंगे हम लोग 22 दिसंबर को। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर को मनाया गया था जिन्ना द्वारा। किसके द्वारा? जिन्ना द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, और ये देखो यहाँ पे जिन्ना द्वारा मनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या किया था, इन्होंने बोला था कि जो और भी मुसलमान हैं उस दिन वो लोग भी 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं। क्या बोला था जिन्ना ने कि जो और भी मुसलमान हैं वो 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाएं। अगला पॉइंट है, वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। कहाँ के अध्यक्ष में? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष, जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे। और हरिपुरा कहाँ पे है? गुजरात में है। वर्ष 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भारतीय रियासत समिति के नाम से भी जाना जाता है इसको। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने बाद में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। अगला पॉइंट दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रताओं को भगाना प्रारंभ किया। यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अगला पॉइंट है, लॉर्ड लिलिथगो ने 17 अक्टूबर 1947 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था, जो कि 6 वर्षों बाद जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद अगस्त 1945 में समाप्त हुआ था। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। अगला पॉइंट है यहाँ पे, 22 से 24 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था।
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर लिखा है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था, आप नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था मोहम्मद इकबाल ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हजारों बार पेपर में पूछा गया कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो बताएंगे हम लोग विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। और जबकि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी ने क्रिफ मिशन प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिफ मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। अगला पॉइंट हमारा है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, बी डी सावरकर, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि मित्र मेला की स्थापना किसने की, बताएंगे बी डी सावरकर। या भी पूछ लिया जाए कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो भी बताएंगे बी डी सावरकर ने। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। जून 1887 ईस्वी में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्स्ट की हत्या कर दी थी। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रैंड और लेफ्टिनेंट आर्स्ट की हत्या किसने की थी, तो बताएंगे हम लोग चापेकर बंधुओं ने। किसने? चापेकर बंधुओं ने। अगला पॉइंट है, देह में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। कहाँ पे? कानपुर में 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रेजेंट टाइम में प्रसिद्ध है। और कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। अगला पॉइंट दिया गया है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। चटगांव सत्याग्रह धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो यहाँ पे कि चटगांव शस्त्रागार से कौन संबंधित था, बताएंगे सूरसेन। अगर पूछा जाए वही मास्टर दा के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो बताएंगे सूरसेन। उसके बाद इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की, तब भी बताएंगे सूरसेन ने। अगला पॉइंट दिया गया है, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 53 दिन भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखी है, तो बताएंगे हम लोग अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। और वहीं पर पूछ लिया जाए कि वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको किसने लिखा, तब बताएंगे हम लोग बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद पूछा जाए निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो बताएंगे अरविंद घोष ने। अगला पॉइंट है, दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, यह कथन किसने कहा था, तो बताएंगे हम लोग भगत सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था।
अगला पॉइंट दिया गया हमारा, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया था, तो बताएंगे राजा महेंद्र प्रताप ने। कहाँ पे किया था? काबुल अफगानिस्तान में। कब किया था? 1915 में। भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में प्रख्यात हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, कामाटागारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। अगला पॉइंट हमारा है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यक्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया और एलिजा एम्पेस के मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। 1786 के अधिनियम के अनुसार विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कॉर्नवालिस जिला कलेक्टरों को अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था, अतः उसने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को किसने अपनाया था, बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भारत के साथ चीन का जो व्यापार था वो कौन से एक्ट के द्वारा समाप्त हुआ, बताएंगे 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य करने थे। 1833 के अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कौन से अधिनियम के द्वारा बना, तो बताएंगे हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, 1833 के अधिनियम द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसके बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को सौंप दिया गया था। और अगला पॉइंट हमारा है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये अध्यादेश आधिकारिक 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायुसेना की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, बताएंगे लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने के लिए वायुसेना की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से उसका विस्तार किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में की गई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता की स्थापना कौन से अधिनियम के द्वारा की गई, तो बताएंगे हम लोग भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 के तहत। और संसद द्वारा पारित कब किया गया था इसको, 1861 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मॉन्टेगू चेमफोर्ड की संस्तुति के आधार पर ही वर्ष 1922 से सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी। भारतीय प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेगू चेमफोर्ड सुधार 1919 से प्रारंभ किया गया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वर्ष 1926 में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग के स्थान पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कि वर्ष 1937 से
संघीय लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से स्वतंत्र परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ किया और वर्ष 1995 संविधान के लागू होने के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कर दिया गया। अगला पॉइंट हमारा है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। अगला पॉइंट दिया गया है 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी। अब यह भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र 1935 के अधिनियम को किसने कहा था? बताएंगे हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगला पॉइंट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 को हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। उसके बाद अगला पॉइंट है 7-8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव या फिर भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब की गई तो बताएंगे 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आज़ाद से सहयोग से बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवल था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारण किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेंढक कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार उनके साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा है, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया। तामलुक मिदनापुर बंगाल में दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट हमारा है 17 महाराष्ट्र अगस्त 1943 के मध्य से मई 1946 तक यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके प्रमुख नेता
वाई चौहान एवं नाना पाटिल थे। अब यहाँ पे समानांतर सरकार की जो स्थापना हुई थी वो किस नाम से हुई थी? प्रति सरकार के नाम से। किसके नाम से? प्रति सरकार के नाम से। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि यह कथन किसने कहा था, तो बताएंगे विंस्टन चर्चिल ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओडिशा के कटक में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देव नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग देने के बाद वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का अनौपचारिक गठन सितंबर 1942 में हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। और अगला पॉइंट हमारा है, कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्ट्रैफोर्ड क्रिस्प, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, तथा एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। जो कैबिनेट मिशन कब भारत आया, तो बताएंगे हम लोग 24 मार्च 1946 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बताएंगे हम लोग लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। अगला पॉइंट दिया गया यहाँ पे, कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैसी व्यवस्था? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया। कैबिनेट मिशन 1946 ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वार्ड मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जाने थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ, जिसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अगला पॉइंट हमारा है, वर्ष 1946 की अंतरिम सरकार में आसफ अली को रेल और परिवहन विभाग सौंपा गया था। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के सर्वप्रथम रेलवे मंत्री कौन थे, तो बताएंगे हम लोग आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया गया, जिसके कारण 3 कांग्रेसी सदस्यों सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर सफात अहमद खां को हटाना पड़ा था। अगला पॉइंट हमारा है, 16 अगस्त 1946 तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अगला पॉइंट हमारा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई और इसके स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ब्रिटिश युग में जीवी मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में 1952 से 1956 तक
इसी पद पर रहे। कौन? जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे और केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के भी प्रथम अध्यक्ष थे यही। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, जीवी मावलंकर वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बम्बई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। अगला पॉइंट दिया गया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की, अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। कब घोषणा की थी? 20 फरवरी 1947 को। अगला पॉइंट हमारा है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई। अगला पॉइंट है, गांधी जी का यह सुझाव था कि अंतरिम सरकार का पूर्ण रूप से लीग के नेता जिन्ना के हाथों सौंप दी जाए, जिसमें भारत में सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस के महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। अगला पॉइंट है, 14-15 जून 1947 संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी ने मतदान किया था। किसके विपक्ष में? भारत विभाजन के विपक्ष में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया था? इसके विरोध में मत किया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो बताएंगे हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खां को। उसके बाद अगला पॉइंट है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल का गीत सारे जहाँ पे अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुचेता कृपलानी गाया था। किसने गाया था? सुचेता कृपलानी ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। श्री राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। आर कोपलैंड ने स्पष्ट शब्दों में लिखा था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की संतत थी। आर कोपलैंड ने क्या लिखा था? भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। और अगला पॉइंट दिया गया है, ब्रिटिश राज में भारत के एकीकरण पर के.एम. परिकर ने कहा था, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यह किसने कहा था? यह कहा था के.एम. परिकर ने। किसने? के.एम. परिकर ने। उसके बाद देखो विविध दिया गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि अमार सुनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताएंगे हम लोग मैथिली शरण गुप्त को। या फिर इनमें किसी पुस्तक को दे दिया जाए, पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तब भी बताएंगे मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, 19वीं शताब्दी में उड़ीसा काल 1866-67 ने भीषण रूप धारण किया। इस काल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, जीवी मावलंकर जो 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे, ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला पॉइंट हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वक्त प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं।
जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार फ्रैंक मोरेस थे। कौन थे? फ्रैंक मोरेस। अगला पॉइंट है लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया प्रमुख राष्ट्रवादी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। अगला पॉइंट है वर्ष 1929 के मध्य भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। अगला पॉइंट देखा यहाँ पे देखो पत्र पत्रिका पुस्तकें और उसके लेखक। यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई और उनके लेखक दिए गए, जैसे कि हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी, न्यू इंडिया के लेखक है एनी बेसेंट, केसरी के लेखक है बाल गंगाधर तिलक, इंडिया विद फ्रीडम के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू और कॉमनवेल्थ के लेखिका है एनी बेसेंट। उसके बाद अगला है द इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस, अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय, टूवर्ड्स स्ट्रगल के लेखक है जयप्रकाश नारायण, स्प्रिंगिंग टाइगर के लेखक है ह्यूग टोयो। उसके बाद अगला है एन अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, इसके लेखक फिलिप टालबॉट, इंडिया डिवाइडेड के लेखक राजेंद्र प्रसाद, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक रफीक जकारिया और अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। और उसके बाद अगला है माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ के लेखक है महात्मा गांधी, अल हिलाल के लेखक है अबुल कलाम आज़ाद, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके लेखक हैं दुर्गादास। कौन है? दुर्गादास। उसके बाद अगला है रन्स एंड रूइंस, इसके लेखक सुनील गावस्कर, मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो, ए नेशन फिल्म मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एटर्नल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी और उसके बाद प्लानिंग एंड दी पुअर के लेखक हैं बी.एस. मिन्हास। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है जे.एच. ह्यूटले इसके अध्यक्ष हुए। किसके अध्यक्ष हुए थे? जे.एच. ह्यूटले, जो 1929 में भारतीय श्रम आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भारतीय श्रम आयोग जो बनाया गया था 1929 में, उसी के अध्यक्ष थे जे.एच. ह्यूटले। कौन थे? जे.एच. ह्यूटले। उसके बाद अगला पॉइंट है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष 1943 है। दुर्भिक्ष मतलब जब बंगाल में काल पड़ा था, कब पड़ा था? 1943 में। शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और जुद्दूनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से संबंधित थे। उन्होंने अल हिलाल नदवा का प्रकाशन किया। बाद में सर्वप्रथम केरल में वर्ष 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। बाद में आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। वहीं नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक थे। अगला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने क्लीमेंट एटली ने कहा था कि डोडो एक जो विलुप्त पक्षी है कि भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। यह किसने कहा था? कि डोडो की पक्षी की तरह साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है। यह कहा था क्लीमेंट एटली ने। किसने? क्लीमेंट एटली ने। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि के दौरान 27 मई 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 27 मई 1964 को। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। कहाँ से? फूलपुर से सांसद थे जवाहरलाल नेहरू जो थे। अगला पॉइंट दिया गया है वर्ष 1999 में कारगिल विवाद के दौरान भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सफल सैन्य कार्रवाई की थी, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी गई थी। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और किसकी याद में? स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में। अगला पॉइंट हमारा है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता, वर्तमान में इसे कोलकाता में 27 दिसंबर 1928 को संपन्न हुई थी। जो प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस
की जो मीटिंग हुई थी कहाँ पे हुई थी? 27 दिसंबर 1928 को कलकत्ता में। और इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अलीपुर सेंट्रल जो जेल है वो स्थित है कोलकाता में। इसकी स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जब हैदराबाद को कानूनी कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था तो उसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन राइटर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राइटर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन कैलेंडर है। मदर टेरेसा का जन्म वर्ष 1910 में हुआ था और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा की मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है। किसको? फतेह सिंह राठौर जो है, अब तो है नहीं, प्रेजेंट टाइम में जो थे मतलब, उनको टाइगर मैन के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने गौरव श्री माओ भंडारनाके जो श्रीलंका की उनको प्राप्त है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों से अधिक समय के बाद 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ था। देखो फिर से एक पॉइंट देखते हैं हम लोग ये वाला, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 वर्षों के अधिक समय के बाद क्या हुआ? 3 अक्टूबर 1990 को पुनः एकीकृत हुआ था। चीन के लियांग प्रांत के निवासी शाई लून ने 15 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। किसने? शाई लून जो थे उन्होंने कागज का निर्माण किया था 15 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे गए हैं, जैसे कि प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जैसे कि सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, बापू महात्मा गांधी, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके बाद अगला है, पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, आंध्र केसरी कहा जाता है टी प्रकाशम को, बंग बंधु शेख मुजीबर रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु सी.एफ. एंड्रूज, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला है, आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, शहीद आजम भगत सिंह, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, सर कोकिला लता मंगेशकर। उसके बाद अगला है, उड़न परी के नाम से जानते हैं पी.टी. उषा को, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तूतिया हिंद अमीर खुसरो, बाबूजी जगजीवन राम, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। उसके बाद अगला है, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र को बोला जाता है, फ्यूहरर बोलते हैं एडोल्फ हिटलर को, भारत का शेक्सपियर बोलते हैं महाकवि कालिदास को, और कायदे आजम बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। और हमारा जो संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था जो 5 नंबर का पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एसी पेट में, वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।